अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शमशाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ोन इंडिया। आज हम लोग अफ़साना भाभी जान, जो अफ़साना निगार सुहैल अज़ीम आबादी के ज़रिया लिखा गया है, का मुताला करेंगे। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए अफ़साना भाभी जान की तरफ चलते हैं। अफ़साना भाभी जान के अफ़साना भाभी जान के अफ़साना निगार हैं सुहैल अज़ीम आबादी। एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है कि आपके निसाब में शामिल अफ़साना भाभी जान के अफ़साना निगार कौन हैं? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अफ़साना भाभी जान के अफ़साना निगार सुहैल अज़ीम आबादी हैं, सुहैल अज़ीम आबादी। और अफ़साने में जो किरदार हैं, मरकज़ी किरदार यानी मुख्य भूमिका रुक़ैया भाभी की है। अफ़साने में मरकज़ी किरदार रुक़ैया भाभी ने निभाया है। उसके अलावा अख्तर हैं, जो रुक़ैया भाभी के देवर हैं, नन्हे भाई हैं, जो रुक़ैया भाई के शौहर हैं, रेहाना है, रुक़ैया भाभी की बेटी है, शम्मी शम्मी एक गरीब लड़की के किरदार में है, और जमीला अख्तर साहब की होने वाली बीवी हैं, यानी अख्तर साहब इनसे शादी करना चाहते हैं। अफ़साना भाभी जान में सुहैल अज़ीम आबादी ने एक ऐसे किरदार का नक्शा खींचा है रुक़ैया भाभी के रूप में, जो मेहर वफ़ा, वो इसार, वो क़ुरबानी की खूबसूरत मिसाल हैं। मेहर वफ़ा और ईसार और क़ुरबानी की खूबसूरत मिसाल हैं। कौन? रुक़ैया भाभी। मेहर वफ़ा, वो वफ़ादार हैं। किसकी वफ़ादार हैं? तो अपने शौहर की वफ़ादार हैं, अपने शौहर की वफ़ादार हैं। और ईसार और क़ुरबानी की खूबसूरत मिसाल हैं, यानी अपना नुकसान उठाकर दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना इनका ख़ास शौक़ है। गरीबों की मदद करना इनका ख़ास शौक़ है। अफ़साना निगार ने कहानी के एक और किरदार अख्तर साहब ये रुक़ैया भाभी के देवर हैं, उनकी ज़ुबानी अपनी कहानी को आगे बढ़ाया है। अख्तर साहब रुक़ैया भाभी के यहाँ कुछ दिनों के लिए आते हैं, मिलने जुलने के लिए, और अख्तर साहब जो रुक़ैया भाभी को देखते हैं कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं, तो उनको बहुत ताज्जुब होता है कि एक औरत ऐसी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती है। तो उन्होंने अख्तर साहब अख्तर साहब ने इस कहानी को, अख्तर साहब भी एक किरदार हैं कहानी के, उन्होंने इस कहानी को आगे बढ़ाया है। अख्तर साहब कहानी को शुरू करते हुए कहते हैं कि जब रुक़ैया भाभी याद आती हैं तो मेरा सर खुद ब खुद एहतराम से झुक जाता है। एहतराम से झुक जाता है यानी उनके रिस्पेक्ट में झुक जाता है, जैसे उनकी ज़ात सरापा रोशनी हो। उनकी ज़ात सरापा रोशनी हो। सरापा के मानी होते हैं सर से पैर तक। सर से पैर तक रोशनी, प्रकाश फैलाती थी, वो रोशनी फैलाती थी, हर किसी की मदद करती थी।
अख्तर साहब रुकैया भाभी की ज़ात को ऐसी शम्मा बताते हैं, ऐसी रोशनी बताते हैं उनकी ज़ात को, जो कलीसा की ऊंची कुर्बानगाह पर हमेशा जलती और पिघलती रहती है। शम्मा मीन्स रोशनी, और कलीसा, कलीसा ईसाइयों की इबादत गाह को कहते हैं, गिरजा को कलीसा कहते हैं। जो हमेशा वहाँ जो रोशनी फैलती रहती है, जो पैगाम सुनाती रहती है, उस रोशनी से भाभी जान का मुकाबला किया है अख्तर साहब ने। एक ऐसी शम्मा बताते हैं जो कलीसा की ऊंची कुर्बानगाह पर हमेशा जलती और पिघलती रहती है। कहानी के मुताबिक रुकैया भाभी एक ऐसी हौसलामंद औरत हैं जो अपने शौहर के साथ नहीं रहने के बावजूद भी अपनी जिंदगी को हौसले से जी रही हैं। रुकैया भाभी एक ऐसी हौसलामंद औरत हैं जो अपने शौहर के साथ नहीं रहने के बावजूद भी अपनी जिंदगी को हौसले के साथ जी रही हैं। उनके शौहर कहाँ रहते हैं, इसका चर्चा आगे आएगा। रुकैया भाभी के शौहर को, यानी उनके शौहर का नाम नन्हे भाई था, सियासत का शौक था। अब ये सवाल पूछे जाते हैं कि रुकैया भाभी के शौहर को किस चीज़ का शौक था। तो रुकैया भाभी के शौहर को सियासत का शौक था। सियासत के मानी क्या? राजनीति का शौक था, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादातर जेल में ही रहना पड़ता था। अगर कभी रिहाई भी होती थी उनकी, तो फिर दूसरा मुकदमा आ जाता था सामने और जल्द फिर सजा हो जाती थी। यानी कुछ दिन के लिए रिहा होते थे और फिर जेल चले जाते थे और जल्द ही सजा हो जाती थी। फिर भी रुकैया भाभी ने अपने शौहर से कोई शिकायत नहीं की। यही वफा है, इसी को वफा कहते हैं। शुरू में हमने पढ़ा कि रुकैया भाभी महर वो वफा की मूरत हैं, तस्वीर हैं। तो वो जेल उनका आना जाना उनके शौहर का होता रहता था, लेकिन वो अपने शौहर से शिकायत नहीं करती थी और न कभी उनका हौसला पस्त होने दिया। ऐसा नहीं कहा कि आप सियासत छोड़ दें, कहा कि आप करें, आपको जो करना है आप करें, मैं इधर संभाल लूंगी। रुकैया भाभी की आमदनी भी बहुत कम थी, आमदनी भी इनकी बहुत कम थी। उन्हें हमेशा रुपयों की तंगी रहती थी, हमेशा इनको तंगी रहती थी, हाथ तंग रहता था। आमदनी कम थी, खर्च ज्यादा था और रुपयों की हमेशा तंगी रहती थी। वो एक कॉलेज में लेक्चरर थी, एक कॉलेज में वो लेक्चरर थी। वहां से उनको 400 रुपये हर महीना तनख्वाह मिलती थी। पेमेंट उनका 400 रुपये था। ये सवाल आपके लिए है कि रुकैया भाभी को कॉलेज से कितने रुपये माहवार मिलते थे, कितने रुपये माहाना तनख्वाह मिलती थी। तो रुकैया भाभी को 400 रुपये मिलती थी, 400 रुपये तनख्वाह मिलती थी। इसके अलावा वो एक लड़की को पढ़ाती थी, एक जगह ट्यूशन पढ़ाती थी, वहां से उनको 50 रुपया मिलता था। ले दे करके उनकी आमदनी यही 450 रुपये यानी 450 रुपये की थी। और खर्च देखिए, अपना और बच्चों का खर्च। इसके अलावा उनका खर्च बहुत जगह और था, जैसे मजदूरों और तालिबे इल्मों की अंजुमनों, यानी कि अंजुमन मीन्स संघ होता है। कोई भी संघ होता है तो लोग चंदा करते हैं, या फिर कुछ उनके मेंबर होते हैं जो उनको मुस्तकिल तौर पर पैसा देते हैं।
तो रुकैया भाभी भी ऐसी मेंबर में से एक थी जो मज़दूरों और तालिबे इल्मों की अंजुमनों को हमेशा रुपया देती थी, पैसा देती थी। और फिर कुछ गरीब लड़कियों को भी रुकैया भाभी पढ़ने में मदद किया करती थी। ये थी रुकैया भाभी की शख्सियत। ऐसी ही एक गरीब लड़की जब अख्तर साहब घर में थे, रुकैया भाभी के घर में थे, तो उनकी मौजूदगी में रुकैया भाभी के घर आती है। उनकी मौजूदगी में कहाँ आती है? रुकैया भाभी के घर आती है। इस लड़की का नाम शम्मी होता है। शम्मी भी इस कहानी की एक अहम किरदार है। और जब शम्मी आती है रुकैया भाभी के घर, तो अख्तर साहब का तारुफ शम्मी से कराती हैं कि ये अख्तर साहब हैं, मशहूर शायर हैं। इस तरह से तारुफ इनका कराती है। और शम्मी क्यों आती है रुकैया भाभी के घर? कुछ तो वजह होगी। वो अपने साथ स्वेटर लाई है। रुकैया भाभी ने शम्मी को स्वेटर बुनने के लिए दिए थे, वो लेकर आई है और बताती है रुकैया भाभी को कि मैं स्वेटर लाई हूँ और कुछ ऊन बच गया था। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, बच गया था। कुछ ऊन बच गया था, जिसकी वजह से मैंने टोपी और मोजे भी बुन दिए हैं। शम्मी के पास स्वेटर बुनने के बाद कुछ ऊन बच गया था, तो उसने टोपी और मोजे भी बुन दिए। यह स्वेटर एक छोटे बच्चे का था। रुकैया भाभी शम्मी से स्वेटर और दूध की बोतल उन्होंने पहले ही अपने घर में तैयार करके रखा हुआ था, जिसे लेकर वो अस्पताल चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं? अस्पताल चली जाती हैं, जहां उनके एक पुराने मुलाजिम की बेटी को बच्चा पैदा हुआ है। पुराने मुलाजिम की एक बेटी होती है जिनको लड़का हुआ है। वहां वो चली जाती हैं दूध की बोतल और स्वेटर, मोजा, टोपी वगैरह लेकर। और ये जो इनके पुराने मुलाजिम की बेटी हैं, इनके शौहर नहीं हैं, इनका इंतकाल हो गया है। और वो 2 फरलांग चलकर हर रोज बच्चे के लिए दूध की बोतल पहुंचाती थी। 2 वक्त पहुंचाती थी, सुबह शाम 2 फरलांग चलकर। फरलांग क्या होता है? फरलांग एक दूरी की इकाई है। जिस तरह से किलोमीटर होता है, माइल होता है, मीटर होता है, उसी तरह से फरलांग है। 1 माइल का 8वां हिस्सा फरलांग कहलाता है। 1 फरलांग कहलाता है लगभग 220 गज। यानी कि वो 2 फरलांग चलकर रोज 2 फरलांग जाती थी, और सुबह शाम वो उनके पुराने मुलाजिम की बेटी जो थी, उनके लिए वो दूध की बोतल पहुंचाती थी। अख्तर साहब को यह बात 2 दिन के बाद पता चलती है। अब एक सवाल आपके लिए है कि रुकैया भाभी अपना दिल बहलाने के लिए क्या करती थी? अपना दिल बहलाने और वक्त काटने के लिए क्या करती थी? तो रुकैया भाभी जो हैं, अपना दिल बहलाने के लिए और वक्त काटने के लिए लिखती थी, खुतूत लिखती थी। तो जवाब होगा कि रुकैया भाभी अपना वक्त काटने के लिए खुतूत लिखती थी, या फिर लिखती थी, कुछ भी लिखती थी। इसी बीच
भाभी जान अख्तर साहब से उनकी होने वाली बीवी जमीला के बारे में बात करती हैं। उनकी होने वाली बीवी जमीला के बारे में बात करती हैं। भाभी देवर की बात है, भाभी ने शादी की बात निकाली और जमीला की बात आई। अख्तर साहब जमीला से शादी करना चाहते थे। सवाल आपको मिलेगा कि अख्तर किससे शादी करना चाहते थे? तो जमीला से शादी करना चाहते थे। लेकिन अख्तर साहब की वालदा, उनकी माँ इनकी शादी जमीला से करने के लिए तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से परेशानी थी। इस बीच शम्मी एक दिन भाभी जान के घर और आती है, जिसका चर्चा इस नोट्स में नहीं हो पाया है, और वो रोने लगती है। भाभी जान उससे बहुत इसरार करती हैं और पूछती हैं कि क्या बात है, बताओ। तो शम्मी बताती है कि अगले दिन उसके भाई की एमए की फीस अदा करनी है और रुपये का इंतजाम नहीं हो पाया है। तो भाभी जान अपनी बेटी रेहाना के लिए जो सोने की चूड़ियां बनवा के रखी थी वो शम्मी को दे देती हैं और कहती हैं, जाओ इसे बेचकर अपने भाई की फीस अदा करो। आपको सवाल आएगा कि भाभी जान ने सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाया? तो इसका जवाब है, शम्मी के भाई की फीस अदा करने के लिए भाभी जान ने सोने की चूड़ियों को फरोख्त करवाया। फिर अचानक एक दिन भाभी जान को तार मिलता है। तार तो अब बंद हो गया। पहले खबर को बहुत जल्दी पहुंचाने के लिए तार का इस्तेमाल होता था। एक तरह का यह खत है। तार मिलता है और वो तार देखकर उदास हो जाती हैं। असल में तार में रुकैया भाभी के शौहर को 4 साल सजा होने की बात लिखी गई है। वो जेल में थे, मुकदमा चल रहा था, सजा नहीं हुई थी, लेकिन उस तार में 4 साल सजा होने की बात रुकैया भाभी के शौहर को लिखी हुई थी, जिसकी वजह से वो उदास हो जाती हैं। फिर रुकैया भाभी अपने शौहर से मिलने दिल्ली चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं? दिल्ली चली जाती हैं। और अख्तर साहब भी अपने घर वापस लौट आते हैं। आप अगर पूरी कहानी इसकी पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। आप ज़रूर पूरी कहानी को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आप जितनी बार पढ़िएगा उतनी बार बात वाज़ेह होती चली जाएगी। इस कहानी में सुहेल अज़ीमाबादी साहब ने अपने पढ़ने वालों के लिए ये सीख दी है कि इंसान अगर चाहे तो दुश्वारियों और परेशानियों में भी अपने लिए जीने की राह निकाल सकता है। सुहेल अज़ीमाबादी साहब की यह कहानी अपने पढ़ने वालों को एक नया हौसला देती है। यानी कि कितनी भी परेशानी हो, कहने का मतलब यह है कि इंसान के पास कितनी भी परेशानी हो तो हौसला रखना चाहिए, हौसला तोड़ना नहीं चाहिए और उस परेशानी से निकलने की राह तलाश करनी चाहिए। ये थी रुकैया भाभी की कहानी। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मैं इस चैप्टर से जितने भी सवाल निकल सकते हैं
उसे आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।